हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टैवर्न ऑफ टेक्स्ट में। और आज हम बात करने वाले हैं रोलैंड बार्थ्स पर और जानेंगे उनके कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो कि नेट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर और फिलॉसफी की दुनिया में रोलैंड बार्थ्स बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उन्होंने हमेशा से कन्वेंशनल थिंकिंग को चैलेंज किया और लैंग्वेज, कल्चर या मीनिंग की बहुत सारी मिस्ट्रीज को सुलझाने में बहुत कंट्रीब्यूट किया। ये एक स्ट्रक्चरलिस्ट थिंकर थे और इनके जो लेटर वर्क्स थे उन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी बहुत कंट्रीब्यूट किया। अगर आपको नहीं पता स्ट्रक्चरलिज्म या पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म क्या है तो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख सकते हैं। बट उससे पहले जानते हैं रोलैंड बार्थ्स के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। सो बिना किसी देरी के पेन एंड पेपर लेके हो जाइए तैयार, शुरू करते हैं। रोलैंड बार्थ्स ने अपने करियर के दौरान बहुत सारी किताबें लिखी जिनमें उन्होंने कल्चर, मीनिंग या लैंग्वेज को लेकर बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। और ये उनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के नाम हैं जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। राइटिंग डिग्री 0 1953, मिथोलॉजीज 1957, द आईफिल टावर एंड अदर मिथोलॉजीज 1964, डेथ ऑफ एन ऑथर 1967, सर्ज 1970, द प्लेजर ऑफ टेक्स्ट 1973, वर्क एंड टेक्स्ट 1977, द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ नैरेटिव 1977, कैमरा ल्यूसिडा 1980। नाउ रोलैंड बार्थ्स का पहला वर्क आ जाता है राइटिंग डिग्री 0। अब राइटिंग डिग्री 0 का क्या मतलब है समझते हैं। लैंग्वेज इज नेवर इनोसेंट, ये बार्थ्स ने कहा था। अब इसका क्या मतलब है कि जो लैंग्वेज है वो इनोसेंट नहीं होती। इनोसेंट का मतलब कि जब हम कोई वर्क पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो वो सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज नहीं होती, बल्कि उसके अंडर हम देखें बहुत सारे सोशल, हिस्टोरिकल, कल्चरल या मिथ, बहुत सारे कंटेक्स्ट होते हैं। ठीक, सो लैंग्वेज अपने साथ बहुत सारी चीजें कैरी करती हैं, बहुत सारे मीनिंग्स कैरी करती हैं जो उसके अंदर छिपे होते हैं। सो लैंग्वेज इनोसेंट नहीं होती। ठीक, सो बार्थ्स का 0 डिग्री से मतलब क्या था। 0 डिग्री ऑफ राइटिंग इज अ न्यूट्रल कलरलेस मोड ऑफ राइटिंग दैट इज डिवॉइड ऑफ सेंटिमेंटलिटी एंड आइडियोलॉजिकल पोजेशन। कि 0 डिग्री ऑफ राइटिंग वो राइटिंग है जो कि न्यूट्रल हो, कलरलेस मोड ऑफ राइटिंग हो कि जो अपने साथ कोई भी सेंटिमेंटलिटी या कोई भी आइडियोलॉजिकल पोजेशन ना रखे, वो किसी हिडन एजेंडा के साथ ना चले, वो कोई आइडियोलॉजी को सपोर्ट ना करती हो। ठीक, बार्थ्स डिस्कसेस द आइडिया दैट लैंग्वेज इटसेल्फ इज अ सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिंबल्स दैट कैन बी मैनिपुलेटेड एंड मिथोलॉजाइज्ड एंड कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मिथ्स एंड आइडियोलॉजीज सपोर्टिंग एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है वो पहले से ही एक सिस्टम ऑफ साइंस एंड सिंबल्स है जिनको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है और मिथोलॉजाइज्ड कर सकता है बहुत सारी मिथ्स और आइडियोलॉजीज क्रिएट करने के लिए, ताकि वो एक पावर स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर सके। इसीलिए वो कहते थे कि एक राइटिंग को ऐसा होना चाहिए जो ये सब चीजें ना करे, वो एक न्यूट्रल फॉर्म ऑफ राइटिंग होनी चाहिए, 0 डिग्री ऑफ राइटिंग होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद उन्होंने एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया एक्रीचर का। नाउ एक्रीचर क्या होता है। एक्रीचर होता है द रिटन क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज। रिटन क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज का क्या मतलब कि जब भी हम कोई वर्क लिखे तो उसमें लैंग्वेज इस तरीके से यूज हो कि जिसमें कोई भी ऐसी हिडन पोजेशंस ना हो और वो एक न्यूट्रल और 0 फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन हो। ठीक, अब इसमें बार्थ्स जो हैं वो प्रेज करते हैं एल्बर्ट कामू, जिनका एक नॉवल था द स्ट्रेंजर 1942 में आया था, और पोएट रेमंड क्विनिया को, जो उनके अकॉर्डिंग 0 डिग्री को अप्रोच करने में काफी हद तक सक्सेसफुल रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसी वर्क में बार्थ्स ने एक ट्राइपार्टाइट स्ट्रक्चर प्रपोज किया था। अब इसका क्या मतलब है कि आप यहाँ पे देखिए लैंग्वेज, स्टाइल और राइटिंग। नाउ लैंग्वेज से क्या मतलब है। इट इज कॉमन टू ऑल राइटर्स विद विच दे आर बॉर्न विद एंड हैज नो कंट्रोल। मतलब कोई एक राइटर है वो किसी एक लैंग्वेज के साथ ही पैदा हुआ होगा या फिर आगे जाके उसने कोई एक लैंग्वेज सीखी होगी, तो लैंग्वेज पे राइटर का कोई कंट्रोल नहीं होता। वो उसी लैंग्वेज में लिखेगा जो वो लैंग्वेजेस जानता है। वो किसी एलियन लैंग्वेज में एकदम से नहीं लिख देगा, और एलियन लैंग्वेज में लिखेगा भी तो वो किसी को समझ नहीं आएगी। ठीक, सो लैंग्वेज पे राइटर का कोई कंट्रोल नहीं है। जो लैंग्वेजेस हैं वो उन्हीं में से किसी एक लैंग्वेज में लिखेगा। अगला आता है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है। स्टाइल इज यूनिक टू ईच राइटर एंड द राइटर हैज नो कंट्रोल ओवर इट बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब्ड टोटली इन द राइटर्स वेरी बीइंग। कि राइटर का जो भी पास्ट रहा होता है, जो भी उनकी लर्निंग रही होती है थ्रू आउट लाइफ, उससे उनका एक स्टाइल डेवलप होता है। ठीक, जिसके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता, कि जैसा उनका व्यक्तित्व डेवलप हुआ है बचपन से लेकर अब तक, उसी हिसाब से उनका स्टाइल भी डेवलप हुआ है। ठीक, अब इन दोनों के बीच आ जाती है राइटिंग। राइटिंग से क्या मतलब है। राइटिंग हैपेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड स्टाइल एंड राइटर हैज कंट्रोल ओवर इट एंड ऑल्सो हैव एन एक्सेस टू हिस्ट्री। राइटिंग इज एन एक्ट ऑफ हिस्टोरिकल सॉलिडेरिटी अकॉर्डिंग टू बार्थ्स। मतलब राइटिंग में क्यों कंट्रोल है। फॉर एग्जाम्पल, किसी राइटर को किसी सब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क लिखना है, कोई कहानी लिखनी है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें एक लैंग्वेज यूज होगी, ठीक, जिनके ऊपर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। उनका एक स्टाइल होगा लिखने का, जिसके ऊपर भी उनका कोई कंट्रोल नहीं है। बट जो वर्क वो लिख रहे हैं उसमें उस सब्जेक्ट को किस तरीके से लिखना है उसके ऊपर
उनका पूरा कंट्रोल है कि किस तरीके से वो लैंग्वेज या सिंबल या मिथ्स या फिर एलिमेंट्स इन सब का किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे ताकि जो वो वर्क लिखना चाहते हैं वो कंप्लीट हो। ठीक, उसके ऊपर उनका पूरा कंट्रोल है, इसीलिए राइटिंग के ऊपर राइटर का कंट्रोल होता है। ठीक, तो ये था इनका एस्से राइटिंग 0 डिग्री। अब आगे बढ़ते हैं। अगला इनका एस्से आ जाता है माइथोलॉजीज 1957। ये अब एक कलेक्शन ऑफ एसेज है जो कि उन्होंने 1947 से 1956 के बीच में लिखे। ठीक, और इन सब एसेज में बाथ्स यूजेस सेमियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑन वेरियस कल्चरल फिनोमिना ऑफ एवरीडे लाइफ लाइक मैगजीन्स, डिटर्जेंट्स, वाइन, पॉपुलर कल्चर, रेसलिंग एक्सेट्रा टू डिकोड हाउ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड कल्चरल प्रैक्टिसेस कैरी डीपर सिंबॉलिक मीनिंग्स प्रिटेंडिंग टू बी सिंपल एंड नेचुरल बट इन फैक्ट कंट्रीब्यूट्स टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ मिथ इन सोसाइटी। मतलब बार्थ ने रोजाना यूज की बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया, मैगजीन हो गया, वाइन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ऐसे बहुत सारी चीजों को एनालाइज किया और देखा कैसे इन चीजों में बहुत सारे हिडन सिंबल्स हैं जिनको बहुत ही सिंपल और नेचुरल तरीके से इन सब चीजों में इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है और वो किस तरीके से किसी सोसाइटी की मिथ्स बनाते हैं। अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो आप आईफोन ले लीजिए। अब आईफोन है तो एक फोन ही जिससे आप कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं एंड ऑल, बट आईफोन अपने साथ एक और मीनिंग कैरी करता है जो है सोशल क्लास। मतलब अगर किसी के पास आईफोन है तो हम सोचेंगे यार ये अमीर आदमी है या एक हाई सोसाइटी से है। ठीक, क्योंकि आईफोन अब सिर्फ एक फोन ना होके अपने साथ एक मीनिंग भी कैरी करने लग गया है, वो है सोशल क्लास। इसीलिए बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास आईफोन आ जाए, आईफोन आ जाए। हालांकि चॉइसेस उनके पास और भी हैं, बट लोग फिर भी आईफोन ही प्रेफर करते हैं सिर्फ इस एक वजह से। According to Baths, myth is a type of speech. Myth is a type of communication that it is a message. मतलब myth एक तरीके की स्पीच है, एक तरीके की कम्युनिकेशन है जो अपने साथ एक मैसेज कैरी करती है। ठीक, now decoding these myths, Baths shows how these myths are deformations motivated toward naturalizing, universalizing and eternalizing bourgeois ideology। कि किस तरीके से इन myths को इन सभी ऑब्जेक्ट्स में या डेली लाइफ की चीजों में डाला जाता है ताकि जो बुर्जुआ आइडियोलॉजी है उसको और ज्यादा प्रमोट किया जाए। और ये चीजें बहुत ही नेचुरल और सिंपल तरीके से की जाती हैं कि आम आदमी उसको पकड़ भी नहीं पाता। ठीक, इसी वर्क माइथोलॉजीज भी उनका एक ऐसे था वाइन एंड मिल्क। अब इसमें इन्होंने बताया कि जो वाइन है वो एक कल्चरल आइडेंटिटी है फ्रांस की। ठीक, जो कि रिप्रेजेंट करती है एक एसेंस ऑफ फ्रेंचनेस एंड ऑल्सो एक्सप्लोर्स द रोल ऑफ वाइन इन डिस्टिंग्विशिंग सोशल क्लासेस। मतलब जब भी हम किसी इंसान को वाइन पीता देखते हैं तो हमें लगता है यार ये हाई क्लास के लोग हैं, अमीर लोग ही वाइन पीते हैं, तो वाइन को अमीर लोगों से या अमीर सोसाइटी से जोड़ दिया गया। ठीक, तो वाइन अब सिर्फ एक वाइन ना रह के एक अपने साथ एक सिंबल भी कैरी करने लग गई जो कि था कि वाइन एक फ्रेंचनेस दिखाती है या फिर एक सोशल क्लास दिखाती है। उसी तरीके से एक और एग्जांपल है तो एक और ऐसे था द रोमन्स इन फिल्म्स। अब इसमें इन्होंने एग्जांपल लिया है जूलियस सीजर फिल्म का जिसमें मार्लन ब्रांडो ने भी एक्ट किया था। अब इसमें बाथ ने नोटिस किया कि जितने भी एक्टर्स थे मूवी में उन सबके फ्रिंजिस थे। फ्रिंजिस एक तरीके से हेयर स्टाइल होता है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर में, जिस तरीके से इन लोगों ने बाल बनाए हैं। तो उन्होंने नोटिस किया कि हर एक कैरेक्टर के इस तरीके से हेयर स्टाइल है, कोई भी कैरेक्टर गंजा नहीं है, बॉल्ड नहीं है। अब ये जो हेयर स्टाइल है ये बाथ के अकॉर्डिंग सिग्निफाई करता है रोमननेस। ठीक, तो जिस किसी ने मूवी देखी होगी उनके लिए बस एक मूवी है कि अच्छा हाँ कैरेक्टर्स हैं, उनके एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल है एंड ऑल, बट उस हेयर स्टाइल के पीछे भी एक सिंबल छुपा है। वो क्या है? रोमननेस। कि ये बाल रोमननेस को शो करते हैं कि रोमन्स के बाल होते थे और इस तरीके से होते थे। ठीक, अब जो मिथ का एग्जाम्पल हमने देखा जैसे वाइन का एग्जाम्पल, आप उसको इस तरीके से समझिए। इनका कैसे था मिथ टुडे जो माइथोलॉजीज में लास्ट ऐसे था। अब इसमें इन्होंने 2 ऑर्डर्स ऑफ सिमियोलॉजिकल सिस्टम बताया है। एक फर्स्ट ऑर्डर सिमियोलॉजिकल सिस्टम, वो क्या होता है? लैंग्वेज। और वो कैसे बनता है? जो हमने फर्डिनेंड डी सोसर की वीडियो में देखा था कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड को मिला के एक साइन बनता है। जैसे कि सिग्निफाइड हो गया वाइन और सिग्निफायर क्या है? जो हमने उसे एक वर्ड असाइन कर दिया वाइन, तो इन दोनों के मिलने से एक साइन बन गया। ठीक, अब जो साइन बना उसको हमने सिग्निफायर बना लिया और उसके साथ एक और सिग्निफाइड जोड़ दिया। सिग्निफाइड क्या जोड़ा कि जो वाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करती है? एक तो सोशल क्लास रिप्रेजेंट करती है, एक चीज रिप्रेजेंट करती है फ्रेंचनेस। ठीक, तो अब उस नए सिग्निफायर और सिग्निफाइड को जोड़ के एक और साइन बना जो कि क्या बनी? मिथ, और जिसको उन्होंने कहा है सेकंड ऑर्डर ऑफ सिमियोलॉजिकल सिस्टम। मतलब मिथ क्या हुई कि जो अब वाइन है वो सिर्फ एक वाइन एक ड्रिंक नहीं है, बल्कि उसके साथ एक मिथ भी जुड़ गई है, एक सिंबल भी जुड़ गया है। वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? एक सोशल क्लास और एक फ्रेंचनेस को। सो उन्होंने इस तरीके से 2 ऑर्डर बताए थे। फर्स्ट ऑर्डर में नॉर्मल जो हमारा एक साइन बनता है वो बनता है, फिर हम उस साइन को एक सिग्निफायर मान के उसके साथ एक और सिग्निफायर जोड़ देते हैं जिससे एक सेकंड ऑर्डर साइन बनता है, और वो सेकंड ऑर्डर साइन क्या होता है? मिथ होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ
उनका अगला वर्क आ जाता है डेथ ऑफ एन ऑथर 1967। ये उनका एक ऐसे था। अब डेथ ऑफ एन ऑथर से ये मतलब नहीं है कि किसी ऑथर की मौत हो गई या कोई ऑथर मर गया। इससे मतलब है कि शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम ऑथर्स इंटेंट टू रीडर्स एक्सपीरियंस। ठीक, मतलब कि अब हमें ऑथर की इंटेंशन से फोकस शिफ्ट करना पड़ेगा रीडर के एक्सपीरियंस की तरफ। A text can have multiple meanings and it is the reader who construct the meaning, and with so many readers there are diverse interpretations, but to give a text an author and assign a single corresponding interpretation to it is to impose a limit on the text। अब मतलब क्या हुआ कि कोई भी टेक्स्ट होता है उसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस होती हैं। अगर एक ही किताब को 100 लोग पढ़ेंगे तो 100 लोग अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन उस किताब के बारे में देंगे। बट अगर हम ऑथर की इंटेंशन को कंसीडर करने लग गए तो वो क्या होगी, वो एक लिमिट इम्पोज कर देगी उस टेक्स्ट पे, क्योंकि अब जो भी उस वर्क को पढ़ेगा वो ऑथर की इंटेंशन से ही उस वर्क को पढ़ेगा। तो एक लिमिट इम्पोज हो गई क्योंकि एक ही इंटरप्रिटेशन उस टेक्स्ट को असाइन हो गई। इसीलिए बात ने कहा था कि हमें शिफ्ट करना चाहिए ऑथर्स इंटेंशन टू रीडर्स एक्सपीरियंस, ताकि हमारे पास मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हो। ठीक, नाउ बार्थ्स डिक्लेयर्स टेक्स्ट इज अ टिश्यू और फैब्रिक ऑफ कोटेशंस। मतलब टेक्स्ट एक फैब्रिक की तरह होता है जिसमें बहुत सारे धागे जुड़े होते हैं, ड्रॉन फ्रॉम इन्यूमरेबल सेंटर्स ऑफ कल्चर रादर देन वन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। मतलब एक टेक्स्ट में बहुत सारे कोटेशंस होते हैं जो कि बहुत सारे सेंटर्स ऑफ कल्चर के साथ जुड़े होते हैं रादर देन एक इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। मतलब जो रीडर होगा, हर एक रीडर का एक अपना कल्चरल बैकग्राउंड होगा, एक सोशल बैकग्राउंड होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा। तो अपने कल्चरल, सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हर एक रीडर का अपनी एक इंटरप्रिटेशन बनती है, अपनी एक नॉलेज बनती है, जिस नॉलेज का यूज करके वो किसी टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते हैं, उनसे एक मीनिंग क्रिएट करते हैं। बट अगर हम किसी वर्क को एक ही इंटरप्रिटेशन असाइन कर देंगे जो कि ऑथर की होगी, तब तो रीडर की इंटरप्रिटेशन का कुछ रहा ही नहीं। फिर तो जो ऑथर जो मीनिंग क्रिएट करना चाहते हैं वही मीनिंग हर जगह पे क्रिएट होगा। ठीक, तो इसलिए बात ने कहा है कि मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस के लिए फोकस रीडर की इंटरप्रिटेशन पे ज़्यादा होना चाहिए बजाय कि ऑथर की इंटरप्रिटेशन पे। अब इन दिस ऐसे बात साइटेड फ्रेंच पोएट एंड क्रिटिक स्टीफन मलार्मे, जिन्होंने कहा था इट इज़ द लैंग्वेज दैट स्पीक्स। मतलब जो हमारे पास वर्क है, जो बुक है, वो अपनी बात खुद रखे, ना कि ऑथर को वो बात रखनी पड़े। हैंस इट इज़ द टेक्स्ट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, नॉट द क्रिएटर। इसीलिए जो टेक्स्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, ना कि जिसने उसे क्रिएट किया है। मतलब हमारे पास कोई वर्क है, उस वर्क्स में सारे सिंबल्स हैं, सारे कोड्स हैं, और उन कोड्स और सिंबल्स को समझ के एक जो रीडर है वो एक मीनिंग क्रिएट करता है। तो इस प्रोसेस में राइटर का या ऑथर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो हमें राइटर की या ऑथर की इंटेंशन की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। टेक्स्ट एम्प्लॉयज सिंबल्स दैट आर डिसाइफर्ड मतलब डिकोडेड बाय रीडर्स, एंड सिंस function of the text is to be read, the author and the process of writing become irrelevant in decoding the meaning of the text। मतलब टेक्स्ट है, उसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको एक रीडर डिकोड करेगा, डिसाइफर करेगा। और डिसाइफर कैसे करेगा? अपनी इंटरप्रिटेशन से। और उसकी इंटरप्रिटेशन कैसे बनी होगी? उसके कल्चरल, सोशल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, जो कि हर रीडर का अलग अलग होगा। और इस सारी प्रोसेस में जो ऑथर है या जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग है कि ऑथर ने कोई वर्क कैसे लिखा, उनकी क्या प्रोसेस रही, वो बिल्कुल ही इररेलेवेंट बन जाती हैं। ठीक, उनकी अब जरूरत नहीं है, जरूरत है एक रीडर की। सो बात्स कंक्लूड करते हैं इस ऐसे को, द बर्थ ऑफ द रीडर मस्ट बी एट द कॉस्ट ऑफ द डेथ ऑफ द ऑथर। मतलब रीडर की इंटरप्रिटेशन के लिए ऑथर को मरना पड़ेगा इन द सेंस उनको साइड हटना पड़ेगा, तभी एक रीडर किसी वर्क को पढ़ेगा और अपनी इंटरप्रिटेशन के हिसाब से एक मतलब निकालेगा। फिर जितने ज्यादा रीडर्स उतनी ज्यादा इंटरप्रिटेशन, उतनी ज्यादा मीनिंग्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उनका अगला वर्क आ जाता है सर्ज, जो उन्होंने 1970 में लिखा था। अब इसमें भी उन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट एनालिसिस की सारसाइन, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी है जो ऑनर डी बाल्जैक ने लिखी थी। ठीक, अब इस शॉर्ट स्टोरी में उन्होंने 561 यूनिट्स ऑफ मीनिंग निकाले, जिनको उन्होंने लेक्सेस कहा। और इन लेक्सेस को उन्होंने 5 मेन ग्रुप्स में बांट दिया, जिसमें आगे हमारे हर्मेंटिक कोड, पोएटिक कोड, सिमेंटिक कोड, सिंबॉलिक कोड, कल्चरल कोड। अब हर एक कोड का एक अपना अलग मतलब है। जैसे कि अगर हम हर्मेंटिक कोड की बात करें तो ये होता है कि जब किसी वर्क में कोई क्वेश्चन या मिस्ट्री रख दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वर्क में एक मिस्ट्री रख दी, कहा कि अच्छा वो इंसान कौन था। अब ये रीडर की इंटरप्रिटेशन पे है कि वो उस पूरी स्टोरी को पढ़े और अपनी इंटरप्रिटेशन से उस सवाल का जवाब ढूंढे। और वो सवाल का जवाब रीडर टू रीडर वेरी करेगा, जो जिस कहानी को जैसे समझेगा, उस मिस्ट्री का, उस क्वेश्चन का, वो वैसे ही जवाब ढूंढेगा। ठीक, दूसरा आ जाता है पोएटिक कोड। पोएटिक कोड रिलेटेड है नैरेटिव एक्शन से, इवेंट से, प्लॉट प्रोग्रेशन से, कि प्लॉट कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, किस तरीके से इवेंट्स आपस में जुड़ रहे हैं, एक्शंस आपस में जुड़ रहे हैं, जिससे कि पूरी कहानी बन रही है।
ठीक, इसके बाद आ जाता है सिमेंटिक कोड। सिमेंटिक कोड होता है कि जो वो बुक है वो और कितनी बुक से रेफरेंस ले रही है। मतलब एक बुक में अगर हम किसी दूसरी बुक से भी रेफरेंस जोड़ रहे हैं, किसी दूसरे टेक्स्ट से या कल्चरल कंटेक्स्ट से रेफरेंसेस जोड़ रहे हैं, तो उससे एक जो अंडरस्टैंडिंग है रीडर की वो बढ़ रही है। ठीक, क्योंकि उसे अब एक टेक्स्ट नहीं बल्कि बाकी टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, उनके बारे में भी जानना पड़ेगा। ठीक, चौथा आ जाता है अपना सिंबॉलिक कोड। सिंबॉलिक कोड मतलब किस तरीके से सिंबल्स जो हैं यूज किए गए हैं किसी वर्क में, और उन सिंबल्स को रीडर अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से डिकोड करेगा, अपना एक मीनिंग क्रिएट करेगा। पांचवा आ जाता है कल्चरल कोड। कल्चरल कोड मतलब किसी वर्क में कल्चरल कंटेक्स्ट, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट या सोशल कंटेक्स्ट किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, इंक्लूड किए गए हैं, जिनको समझ के रीडर अपनी एक इंटरप्रिटेशन बनाता है। ये सब करने का उनका जो गोल था वो ये था कि वो एक्सप्लोर कर सके वेरियस लेयर्स ऑफ मीनिंग विद इन द टेक्स्ट, एम्फेसाइजिंग द कम्प्लेक्सिटी एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ इंटरप्रिटेशंस। मतलब ये सब करके वो ये दिखाना चाह रहे थे कि एक टेक्स्ट कितना कम्प्लेक्स होता है, उसमें कितनी कम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और उन सब चीज़ों को डिकोड करना होता है, और कितनी ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी है, कितनी ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस एक टेक्स्ट की हो सकती हैं, जो कि रीडर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब इसी वर्क में उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया था रीडरली टेक्स्ट और राइटरली टेक्स्ट का। अब ये होता क्या है? रीडरली टेक्स्ट, दिस डिमांड्स लिटल ऑफ द रीडर हु मेयरली फॉलोज द कन्वेंशंस ऑफ द टेक्स्ट। मतलब कोई भी टेक्स्ट है उसमें जो ऑथर की इंटेंशन है वो उन इंटेंशंस को, उन कन्वेंशंस को मान लेता है और उस हिसाब से ही किसी वर्क को पढ़ता है। तो इसमें जो रीडर की इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत कम होती है, उसे रीडरली टेक्स्ट कहते हैं जब हम किसी टेक्स्ट को इस तरीके से अप्रोच करें। बट वहीं पे दूसरी तरफ राइटरली टेक्स्ट, जब किसी वर्क में रीडर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन कंस्टिट्यूटिंग द डेस्टिनेशन ऑफ द टेक्स्ट। मतलब वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है अपने सोशल, कल्चरल या हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी होता है, अपनी नॉलेज से उस टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशंस निकालता है और उस टेक्स्ट का एक मीनिंग क्रिएट करता है, तो उसे हम कह देते हैं राइटरली टेक्स्ट। नाउ the meaning is predetermined by the author and the reader's role is primarily to absorb and understand the intended message। वही बात आ गई, इसमें जो रीडर है ऑथर के मीनिंग को मान लेता है और उसी से सारा जो टेक्स्ट है उसे समझता है, पढ़ता है। बट दूसरी तरफ there is an emphasis on the process of reading and interpretation, allowing for multiple perspectives and meanings to emerge, जिसकी वजह से multiple interpretations, meanings निकलते हैं किसी टेक्स्ट के। अब जो रीडरली टेक्स्ट होता है वो सिर्फ प्लेजर के लिए होता है, क्योंकि इसमें कोई चैलेंजिंग काम नहीं है, एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है रीडर की। वहीं पे दूसरी तरफ राइटरली टेक्स्ट ये कहीं ना कहीं रीडर को चैलेंज भी करता है, क्योंकि रीडर को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ता है, अपनी इंटरप्रिटेशन से, अपनी नॉलेज से मीनिंग क्रिएट करना पड़ता है किसी टेक्स्ट का। तो वो चैलेंजिंग भी होता है और प्लेजरेबल तो साथ में होता ही है। अगर अब हम रीडरली टेक्स्ट और राइटरली टेक्स्ट को कंपेयर करें तो साफ हो जाएगा कि जो बात है वो हमेशा राइटरली टेक्स्ट को प्रिविलेज देते थे, क्योंकि इसमें रीडर किसी टेक्स्ट को सिर्फ कंज्यूम नहीं करता बल्कि रीराइट करता है। रीराइट करने का मतलब ये नहीं कि लिखता है, रीराइट करने का मतलब अपनी एक इंटरप्रिटेशन से अपना एक मतलब मीनिंग क्रिएट करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नाउ इनका अगला वर्क आता है द प्लेजर ऑफ द टेक्स्ट 1975। दिस वर्क एक्सप्लोर्स द नेचर ऑफ लिटरेरी प्लेजर एंड द वेज इन विच रीडर्स एंगेज विद टेक्स्ट ऑन अ सेंसुअल एंड इमोशनल लेवल। मतलब एक रीडर किस तरीके से टेक्स्ट के साथ एंगेज करता है सेंसुअल और इमोशनल लेवल पे, वो चीजें इस वर्क में एक्सप्लोर की गई। अब इस वर्क में रोलिन बास ने दो कंसेप्ट एक्सप्लोर किए। एक था प्लेजर, जिनको उन्होंने टेक्स्ट ऑफ प्लेजर कहा। अब इसका क्या मतलब है? विच कन्फर्म्स टू द रीडर्स एक्सपेक्टेशंस एंड ऑफर प्रेडिक्टेबल प्लेजर। ठीक, मेनली एसोसिएटेड विद रीडरली टेक्स्ट्स। ठीक, प्लेजर वो टेक्स्ट होता है जिनको एक रीडर बस अपने प्लेजर के लिए पढ़ता है, और जो उनकी एक्सपेक्टेशंस होती है या जो ऑथर ने अपनी इंटेंशंस दे दी होती है वो उन्हीं एक्सपेक्टेशंस को और इंटेंशंस को मान के उस वर्क को पढ़ता है सिर्फ अपने प्लेजर के लिए। ठीक, इसलिए इसको रीडरली टेक्स्ट के साथ भी एसोसिएट किया जाता है, जो कि हमने पहले देखा। नाउ अगली टर्म आती है जॉयसेंस और टेक्स्ट ऑफ ब्लिस। अब इसका क्या मतलब हुआ? विच चैलेंजेस और ओवरटर्न रीडर्स एक्सपेक्टेशंस एंड द रीडर एक्सपीरियंसेस अ मोर इंटेंस, डिसरप्टिव एंड अनप्रेडिक्टेबल फॉर्म ऑफ प्लेजर। मतलब ये जो वर्क्स होते हैं ये रीडर को चैलेंज करते हैं, ताकि जो भी एक्सपेक्टेशंस रीडर लेके आया है वो सब बदल जाती हैं, ओवरटर्न हो जाती हैं। इनको हम बेसिकली राइटरली टेक्स्ट से एसोसिएट करते हैं, क्योंकि ये वर्क्स चैलेंजिंग भी होते हैं और प्लेजरेबल भी होते हैं। नाउ अगला वर्क आ जाता है कैमरा ल्यूसिडा रिफ्लेक्शंस ऑन फोटोग्राफी 1980। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसमें इन्होंने फोटोग्राफ्स को स्टडी किया था। फोटोग्राफ्स को स्टडी कैसे किया कि जो फोटोग्राफ कोई भी होता है, फोटो कोई भी इमेज होती है, वो अपने साथ एक मीनिंग लेके चलती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई अपनी फैमिली के साथ डिनर करने गया और उन्होंने उस मोमेंट को एक फोटोग्राफ में कैप्चर कर लिया, तो वो मोमेंट हमेशा के लिए उस फोटोग्राफ में कैप्चर हो गई। बट इसी वर्क में उन्होंने दो कंसेप्ट दिए, स्टूडियम एंड पंक्टम।
अब इनका मतलब क्या होता है? स्टूडियम होता है द कल्चरल, लिंग्विस्टिक और पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अ फोटोग्राफ। मतलब जब वो फैमिली डिनर पे गई होगी और बहुत टाइम बाद जब कोई उस फोटोग्राफ को देखेगा, उस डिनर के फोटोग्राफ को, तो उसे एकदम से वो मेमोरी सारी रिवाइज हो जाएगी कि हम फलाने होटल में गए थे, इस तरीके की हमने बातें की थी, ये सब पहना हुआ था, ये सब हमने खाया था, है ना, वो सब रिवाइज हो जाएगा। तो ये बहुत एक सरफेस लेवल इंटरप्रिटेशन होती है। वहीं पे अगर हम पंक्टम की बात करें तो इसका मतलब है पर्सनल डिटेल विच एस्टेब्लिशेस अ डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द ऑब्जेक्ट और द पर्सन विद इन इट। मतलब उस फोटोग्राफ में कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पर्सन होगा, उससे एक इमोशनल अटैचमेंट आपकी हो जाती है या वो चीज़ निकल के आती है। फॉर एग्जाम्पल आप डिनर पे गए थे, सेम फोटोग्राफ है कि यहाँ वही डिनर वाला, और वहाँ पे टेबल पे आपने एक आईफोन रखा देख लिया जो कि आपका था, बट कुछ टाइम बाद वो आईफोन चोरी हो गया, गुम हो गया। तो जब आप उस फोटोग्राफ को देखोगे, उसमें उस आईफोन को देखोगे, तो कहीं ना कहीं आपको एक इमोशनल अटैचमेंट होगी कि यार मेरा आईफोन था, इतने महीनों से पैसे सेव करके मैंने आईफोन खरीदा था और चोरी हो गया। तो हो सकता है आप उदास हो जाओ, हो सकता है उस फोन की याद में रोने लग जाओ, है ना, क्योंकि उससे एक पर्सनल अटैचमेंट थी। तो जो एक डीप लेवल की अटैचमेंट होती है वो अपनी आती है पंक्टम में। ठीक, अब इस वर्क को बाथ ने अपनी लेट मदर, उनकी डेथ हो गई थी, उनको डेडिकेट किया था। अब इसका क्या मतलब कि जब उनकी मदर की डेथ हो गई तो अपनी लेट मदर का जब भी फोटो देखते थे तो हमेशा एक तो होता था स्टूडियम कि उनको अपनी मदर का फोटो देख के यादें ताजा हो जाती थी, बट दूसरी तरफ पंक्टम, क्योंकि अब उनकी माँ नहीं है जिंदा, तो जब भी वो उस फोटोग्राफ को देखते हैं तो उन्हें एक प्रेजेंस और एब्सेंस फील होती है। प्रेजेंस कैसे कि फोटोग्राफ देख के उन्हें एक याद आ जाता है कि अच्छा मेरी माँ ऐसी दिखती थी या ऐसा था, है ना, जो भी है। और एब्सेंस ऐसा कि उसी फोटोग्राफ को देख के उनको एब्सेंस भी फील होती है कि अब वो मेरे साथ नहीं है, अब वो जा चुकी हैं। ठीक, तो हो सकता है कि इस चीज को याद करके उनको रोना आ जाए, वो उदास हो जाए। तो जो डीप लेवल की एक पर्सनल अटैचमेंट है किसी ऑब्जेक्ट या पर्सन से, वो आ गई अपनी पंक्टम। ठीक, तो इसी के साथ ये थी वीडियो रोल एंड बाथ्स पे, जिन पे हमने उनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स देखे, इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे जो कि नेट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ अभी थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लाइफ।